बच्चों ये है हमारा लेक्चर 239 और हम कर रहे हैं आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर से चैप्टर 9 जिसका नाम है अर्बन लिवलीहुड्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से शहरों में लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं, हाउ दे अर्न देयर लिविंग, मतलब किस तरह से वो कमाते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि भाई हमने एक रिक्शा वाला जो थे उनकी एक स्टोरी हमने डिस्कस करी थी। हिज नेम वॉज बच्चू मांझी। किस तरह से वो गांव से आया और किस तरह से वो अकेला रह रहा है शहर में अपने परिवार के बिना, कैसे कभी उसको छुट्टी पड़ जाती है, अगर छुट्टी पड़नी पड़ती है, छुट्टी होती है तो वो कमा नहीं पाता क्योंकि उसका कमाई उसके मेहनत पे डिपेंड करती है। आज हम आगे पढ़ेंगे और भी लोगों के बारे में कि वो शहरों में कमाते कैसे हैं। इन द मार्केट में क्या होता है, व्हेन वी रीच, ये है पेज 80 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर। मार्केट में क्या होता है, व्हेन वी रीच द मार्केट। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि एक जना गांव से आया हुआ है और उसका कजिन उसको सुबह से शहर घुमाने निकला है। वो अर्ली मॉर्निंग निकला और उसने अर्ली मॉर्निंग सब्जी वाले, फूल वाले और स्कूल बसेस, उसने बहुत मतलब जो सब कुछ देखा उसने और अब वो आगे बता रहा है। इन द मार्केट, व्हेन वी रीच द मार्केट, द शॉप्स वर जस्ट बिगनिंग टू ओपन बट द प्लेस वाज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। वो बता रहा है कि जब मैं मेरे कजिन के साथ जब मैं मार्केट गया तो वहाँ पे जो दुकानें हैं वो अभी खुल ही रही थी, दुकानें जस्ट खुल ही रही थी, पर वो जो जगह थी वो ऑलरेडी क्राउडेड थी, मतलब भीड़ वाली थी, क्योंकि उस टाइम फेस्टिवल सीजन चल रहा था। ठीक है। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप सेलिंग स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। देयर वर रोज एंड रोज मतलब लाइनें लगी हुई थी, शॉप्स की लाइनें लगी हुई थी जो कि मिठाई बेच रही थी, खिलौने बेच रही थी, कपड़े बेच रही थी, चप्पलें बेच रही थी, बर्तन बेच रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहे थे, उन सब की लाइनें लगी हुई थी। देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड, और एक डेंटिस्ट का भी क्लिनिक था, एक चौराहे पे डेंटिस्ट भी था मार्केट में। बता रहा है कि भाई फेस्टिवल टाइम है और दुकानें अभी खुलने ही वाली हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह निकले थे तो दुकानें खुलने की तैयारी थी। पर वो कह रहा है तो भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी पूरे बाजार में, और वो कारण बता रहा है, रीज़न बता रहा है कि भाई फेस्टिवल का टाइम था। तो आपको आइडिया है कि भाई फेस्टिवल के टाइम कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है मार्केट्स के अंदर। My cousin had an appointment with the dentist. We went there first so that we would not miss our turn. We had to wait for a while in a room before she was called inside. The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. अब क्या हुआ, बोले मेरी कजिन का अपॉइंटमेंट था। अब देखो ब्रेकिंग न्यूज़, वो जो कजिन हम बोल रहे थे वो लड़का नहीं, वो तो लड़की है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ कजिन बोला गया है तो शी कैन बी अ गर्ल ऑल्सो। कजिन हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, कजिन का अपॉइंटमेंट था एक डेंटिस्ट के साथ। हम लोग पहले वहाँ गए ताकि हमारा टर्न मिस ना हो, तो वहाँ कुछ देर बैठना पड़ा, रूम में वेट करना पड़ा अंदर, मतलब उनको वेट करना पड़ा क्लिनिक में जब तक उसका बारह ना आए, उसको अंदर ना बुलाए। फिर जो डेंटिस्ट है उसने पूरा उसका चेकअप किया दांतों का, और उसे बोला कि भाई तू कल आना और हम जो तेरा कैविटी हो गया है, जो तेरे दांत में खड्डा हो गया है, उसे हम भर देंगे, उस खड्डे को भर देंगे, उस कैविटी को भर देंगे। मेरी कजिन बहुत ज़्यादा स्केयर हुई, बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसने सोचा कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला होगा, पेनफुल होगा, और वो अपसेट भी हुई। अपसेट मतलब दुखी भी हुई। क्यों दुखी हुई, उसको इस चीज़ का दुख हुआ कि भाई उसने अपने टीथ को बिगड़ने दिया, मतलब उसने ऐसा किया क्यों कि उसके टीथ बिगड़े। ठीक है। फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक शी टुक मी टू अ न्यू गारमेंट शोरूम, तो वो वहाँ से मतलब दांतों के क्लिनिक से वो मुझे एक नए शोरूम में ले गई, नए कपड़ों के शोरूम में ले गई। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय सम रेडीमेड क्लोथ्स, क्योंकि मुझे वहाँ से नए कपड़े खरीदने थे, रेडीमेड कपड़े। द शोरूम हैड 3 floors, ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। वी वेंट टू द 3rd floor where clothes for girls were kept.
यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई डेंटल क्लिनिक से दांत के क्लिनिक से मतलब दांत के दवाखाने से हम लोग गए एक नए न्यू गारमेंट शोरूम में गए कपड़े वाले, और हम वहाँ से कुछ रेडीमेड कपड़े खरीदना चाहते थे। शोरूम के 3 माले थे, हर माले पे अलग अलग तरह के क्लोथ्स मिल रहे थे, तो हमको 3rd फ्लोर पे भेजा गया जहाँ पे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि शहरों में कैसे डेंटल क्लिनिक्स अलग से होते हैं, कैसे शहरों में शोरूम्स होते हैं, सिर्फ स्पेशली कपड़ों का 3 फ्लोर का शोरूम है ये। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स। My father and uncle worked in a small shop during festival times, and on Sundays my mother and I helped them in the shop. I started working there only after I completed my college. So अब क्या हुआ, हरप्रीत एंड वंदना बता रहे हैं, माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप। मेरे पापा और मेरे अंकल दोनों एक छोटी सी दुकान में काम करते हैं। फेस्टिवल टाइम्स में और संडेज में मेरी मम्मी और मैं उन्हें मदद करते हैं दुकान में। मैं वहाँ आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। सो मैं वहीं काम करना मैंने चालू कर दिया जैसे ही मैंने मेरा कॉलेज ख़त्म किया। सो यहाँ हरप्रीत बता रही है कि भाई मेरे जो अंकल और पापा हैं वो छोटी सी दुकान है, फेस्टिवल टाइम में और संडे के टाइम क्योंकि उन्हें स्टाफ कम पड़ता है तो मेरी मम्मी और मैं उन्हें मदद करने जाते हैं, और जैसे ही मैंने मेरा कॉलेज ख़त्म किया, हरप्रीत बोलती है, मैं वहाँ काम पे लग गई। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर। Our business has changed. These days, people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. This trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display from them. वंदना। अब वंदना क्या बोल रही है, वंदना कह रही है कि हमने ये जो शोरूम है बहुत साल पहले खोला था। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। हमारा अब बिजनेस बदल गया है। Our business has changed. These days people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. आजकल लोग रेडीमेड क्लोथ्स लेना पसंद करते हैं, वो सिलवाना नहीं पसंद करते। कपड़े रेडीमेड खरीदना चाहते हैं, उन्हें सिलवाना नहीं है। The trend these days is for ready-made garments. और आजकल जो ट्रेंड चला है, जो दौर चला है, वो रेडीमेड कपड़ों का ही दौर है। You also need an attractive display for them. आपको कपड़ों के लिए एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी लगाना पड़ता है बाहर, भाई लोग जैसे अट्रैक्ट हो, आपके कपड़े आपकी दुकान से खरीदने आए। For our showroom we buy things from different places. हमारे शोरूम के लिए हम अलग अलग जगह से कपड़े खरीदते हैं। We buy most of the materials from मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा। सो हम मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, त्रिपुरा से बहुत सारे मटेरियल्स खरीदते हैं। सम मटेरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली। काफ़ी जो कपड़े हैं वो नोएडा से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, दिल्ली से नज़दीक टाउन से आते हैं। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू। हमें कुछ ड्रेस आइटम्स बाहर के कंट्री से भी आते हैं। सो बता रही है हमारे मॉल में कहाँ कहाँ से कपड़े आते हैं। सो यहाँ पे आपको जो वंदना है वो बता रही है किस तरह से वो उसका फैमिली शोरूम चलता है। वो बता रही है कि भाई मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, हमारा अभी बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। हम लोग रेडीमेड क्लोथ्स अलग अलग जगहों से लाते हैं, हमें बाहर फॉरेन से भी लाने पड़ते हैं कपड़े बेचने के लिए कस्टमर्स को। मतलब ये शहरों की बात हो रही है। There are several things we need to run this showroom properly. बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिससे हमारा शोरूम अच्छे से चले। We advertise in various newspapers, cinema theaters, television and radio channels. So हम बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल्स में। सो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, सिनेमा थिएटर्स, टेलीविज़न और रेडियो चैनल्स के अंदर। Currently this building is rented but soon we plan to buy it. So अभी ये जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है, मतलब ये जो जिस पे उनका शोरूम चल रहा है वो उन्होंने रेंट पे ली हुई है, पर वो सोच रहे हैं वो खरीदेंगे कभी ना कभी। Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. पर
जब से ये हमारा जब ये जहाँ पे उनका शोरूम है, जब से ये मार्केट मेन मार्केट बन गया है, आजू बाजू के जो लोग यहाँ फ्लैट्स में रहते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा हो गया है। वी हैव बीन एबल टू बाय अ कार, बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय। हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि हम कार खरीद पाए, हम एक फ्लैट बुक कर पाए एक अपार्टमेंट में। सो इस तरह से वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे वंदना और जो हरप्रीत है, सो हरप्रीत और वंदना का आप देख सकते हो किस तरह से वो बिजनेस चलाती हैं। ठीक है, सो हरप्रीत है वो शॉप पे बैठती है और वंदना है वो शोरूम चलाती है। सो इस तरह से हमने उनकी केस स्टडी पढ़ी। सो हरप्रीत और वंदना की तरह देयर आर मैनी पीपल हु ओन्स शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। तो जैसे यहाँ हरप्रीत और वंदना के बारे में आपने पढ़ा, सो वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं सिटीज के अंदर जिनके बहुत सारे दुकानें हैं। दीज शॉप्स में भी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। तो छोटी बड़ी दुकान, ये दुकानें अलग अलग चीजें बेचती हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सन्स मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। काफ़ी जो बिजनेस पर्सन्स हैं वो अपने शॉप्स मैनेज करते हैं और बिजनेस या तो बिजनेस भी मैनेज करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन। सो उनको कोई मतलब कोई नौकरी नहीं है, पर ये लोग नौकरी देते हैं। मतलब जो शॉप चलाने वाले लोग होते हैं वो उनके खुद के शॉप्स होते हैं, तो वो नौकरी थोड़ी कर रहे होते हैं। सो उल्टा ये लोग कुछ लोगों को रखते हैं नौकरी पे, एज उनको चाहिए होते हैं, उनको हेल्पर्स चाहिए होते हैं, सुपरवाइजर्स चाहिए होते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस। तो ये जो शॉप्स होती हैं ये परमानेंट होती हैं, मतलब बाकायदा इन्हें लाइसेंस मिला होता है बिजनेस करने के लिए बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोस्ट बिजनेस पर्सन्स मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। सो जो काफ़ी बिजनेस पर्सन्स होते हैं, जो धंधे वाले लोग होते हैं, वो अपना दुकान, उनके पास अपना खुद का दुकान चलाते हैं, अपने खुद का बिजनेस चलाते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन। उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। पर उल्टा ये दूसरे लोग रखते हैं हेल्प करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। सो दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस। तो ये परमानेंट दुकानें हैं जिन्हें लाइसेंस मिला है बिजनेस करने का बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन्हें लाइसेंस दिया है। The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to be remain closed। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये भी डिसाइड करती है कि हफ्ते के कौन से दिन दुकान बंद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल द शॉप इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडेज। जैसे यहाँ पे जहाँ पे उसकी कजिन ले गई अपने कजिन को, तो वो वहाँ पे दुकानें वेडनेसडे को बंद रहती हैं। दिस मार्केट ऑल्सो स्मॉल ऑफिसेज शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक्स, कुरियर सर्विसेज, अदर्स। तो इस मार्केट में छोटे छोटे ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं जो सर्विसेज देते हैं, जैसे कि बैंक, कुरियर सर्विस और बाकी सर्विस। सो इस तरह से मतलब कौन डिसाइड करता है छुट्टी का? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ता है बिजनेस करने का शॉप को? अगर परमानेंट शॉप है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही उस एरिया के मार्केट के बारे में डिसाइड करती है छुट्टी कब रहेगी। ठीक है, संडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, कुछ भी जो वीक का डे वो बोले और वही मतलब आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि उस दिन आप खुली रख के बैठ जाओ, वरना आप पे जो है फाइन पड़ सकता है, दंड पड़ सकता है। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, सो फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस विच आई नीडेड फॉर माई कजिन सेड दैट। अच्छा, ये भी दूसरी लड़की ही है जो कजिन के पास आई है। सो वो कह रही है कि मुझे मेरे एक ड्रेस पे जरी का काम कराना था। सो जो मुझे कहीं पहननी थी, एक स्पेशल ओकेजन पे एक जरी वाली ड्रेस पहननी थी, तो मुझे मेरी ड्रेस पे जरी का काम कराना था। माई कजिन सेड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री।
Nirmala's neighbors do zari work and embroidery, so we caught a bus and headed towards the factory area. तो मेरी कजिन ने बोला कि मैं निर्मला को जानती हूँ, जो कि एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है, और जो निर्मला के नेबर्स हैं, जो निर्मला के पड़ोसी हैं, वो लोग जरी वर्क करते हैं और एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो इसीलिए हमने बस पकड़ी और हम फैक्ट्री एरिया की तरफ गए। ठीक है, हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री एरिया की तरफ गए। The bus was really crowded. At every stop, more and more people got on and hardly anyone seemed to get off. वो बताती है कि जो बस थी वो इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, the bus was really crowded, कि हर स्टॉप पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग चढ़ रहे थे और कोई उतर ही नहीं रहा था। लोग चढ़े जा रहे थे बस में, पर कोई उतर ही नहीं रहा था। People were pushing others to make more space for themselves. लोग धक्का मुक्की कर रहे थे ताकि उनके लिए जगह बने। My cousin guided me to a corner so that we wouldn't get squashed. So बोल रही है कि मेरी कजिन मुझे कोने में ले गई, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कजिन शहर में रहती थी, तो वो तो यहाँ के सारे तौर तरीके जानती थी। सो बोले मेरी कजिन मेरे को कोने में ले गई ताकि भाई हमें कोई एकदम पुश करके निकल ना जाए। I wondered how people travel like this every day. तो वो बोलती है मैं सोच रही हूँ कि कैसे लोग ऐसे रोज ट्रैवल कर पाते हैं, मतलब ऐसे ट्रैवल करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। As the bus entered the factory area, people started getting off. कह रही है कि जब बस एक फैक्ट्री एरिया में एंटर हुई, जैसे ही बस एक फैक्ट्री एरिया में एंटर हुई तो लोग उतरने लगे। We also got off soon at the crossing. So हम लोग भी उतरे एक क्रॉसिंग पे। What a relief that was. कह रही है बस में ट्रैवल करना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भरा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जैसे ही कुछ लोग उतरे, फिर हमको भी उतरने का चांस मिला, मतलब हमारा जो स्टॉप है वो आ गया था तो हम उतरे, तो ऐसे लगा भाई शांति हुई, मतलब बस में इतनी भीड़ थी, इतने परेशान हो गए। There were a large number of people sitting on railings or in groups at the crossing. तो कह रही है कि भाई सड़कों पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे कोनों में। They seemed to be waiting for someone. ऐसे लग रहा था हर कोई किसी ना किसी का इंतजार कर रहा है। Some groups had people on scooters standing by and talking with them. My cousin explained that this place was called Labor Chowk. So उस जगह का नाम था Labor Chowk. These were daily wage laborers who work as helpers to masons. So यहाँ पे ये सारे जो हैं, यहाँ पे जो भी लोग दिख रहे थे सारे लेबरर्स थे, और कोई हेल्पर था, कोई मेशन था, मतलब अलग अलग लोग थे। They dig at construction sites, lift loads. मतलब इनका काम क्या है, ये जो सारे लोग खड़े थे लेबरर्स, ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे खुदाई करते हैं, लिफ्ट लोड्स बाहर उठाते, मिट्टी वगैरह उठाना, और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट में ट्रक्स उतरवाते हैं। डिग पाइपलाइंस, ये लोग गटर खोदते हैं, एंड टेलीफोन केबल्स, पाइपलाइंस बनाते हैं, टेलीफोन केबल्स के लिए खुदाई करते हैं, रोड्स बिल्ड करते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। तो सिटीज़ के अंदर आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो कि लेबरर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, जो ऐसे अलग अलग काम करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक फ़ोटो दिया है पेज नंबर 82 पे, एट लेबर चौक। ये लेबर चौक है जहाँ पे ये लोग पहुँची हैं दोनों कजिन्स। डेली वेज वर्कर्स, ये सारे डेली वेज वर्कर्स हैं। वो अपने औजारों के साथ, ये देखो ये इनके टूल्स हैं, ये कलर वाला है, ये टूल लेके बैठा है। सो ये लोग अपने औजारों के साथ वेट कर रहे हैं फॉर पीपल टू कम एंड टेक देम फॉर वर्क। यहाँ इकट्ठे होके बैठे हैं कि लोग आए और हमें काम पे ले जाएं। ठीक है, सो ये लोग अपने काम के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं और हर कोई अपने अपने सामान के साथ तैयार है। सो we entered the factory area to find it full of small workshops. There seemed to be endless rows of them. In one section we saw people working in a small room on sewing machines where cloth was being stitched. तो जब वो फैक्ट्री एरिया के अंदर गई दोनों जनियां, तो उन्होंने देखा कि वहाँ छोटे छोटे हर जगह काम चल रहा था, छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे, और ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे वर्कशॉप्स थे। और एक सेक्शन में उन्होंने लोग देखे
जो एक छोटे से रूम में काम कर रहे थे मशीन्स पे, ठीक है, स्विंग मशीन्स पे काम कर रहे थे, जहाँ पे कपड़ा बनाया जा रहा था, स्टिच किया जा रहा था। One person operated one swing machine. Clothes that had been stitched were stacked on one side of the room. So एक जना एक मशीन पे बैठा था और वो लोग सिलाई कर रहे थे, और जैसे जैसे सिलाई होती जा रही थी वो रूम के एक कोने में उसे मतलब इकट्ठा करके फेंके जा रहे थे कपड़ों को। We located Nirmala in the stitching unit. She was happy to meet my cousin and promised to get zari work done on my dress. So निर्मला को हमने ढूंढा, यहाँ मतलब सिलाई कर रहे थे तो इसी में कोई निर्मला थी, तो निर्मला को ढूंढा और वो मेरी कजिन से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने प्रॉमिस किया कि वो मेरी ड्रेस पे जरी का काम करवा देगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। तो यहाँ पे जो गारमेंट यूनिट था उसमें वो टेलर का काम करती है। The factory where she works makes summer clothes for people in foreign countries like USA, UK, Germany and the Netherlands. तो निर्मला कहाँ काम करती है? एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है जहाँ पे समर क्लोथ्स बनते हैं फॉरेनर्स के लिए। कौन कौन? यूएसए में भेजे जाते हैं, यूके में, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। सो ये जो निर्मला जैसे काम वाले होते हैं, मतलब जो टेलर होते हैं इन फैक्ट्रीज में, उनको लंबे घंटों के लिए काम करना पड़ता है दिसंबर से लेके अप्रैल तक, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, क्योंकि समर के क्लोथ्स उन्हें भेजने होते हैं फॉरेन कंट्रीज में। अ नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस एट 9 AM एंड फिनिशेज ओनली बाय 10 PM। सो उनका काम कब चालू होता है? 9 बजे चालू होता है सुबह के और रात के 10 तक चलता है। समटाइम्स इवन लेटर, कई बारी तो 10 से ज़्यादा भी हो जाता है। शी वर्क्स फॉर 6 days a week. At times when work needs to be done urgently, she works on Sundays too. वो बताती है कि भाई मुझे 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन काम करना पड़ता है और कई बारी अगर अर्जेंट होता है काम, बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है, तो मुझे संडेज को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को 80 रुपये दिए जाते हैं एक दिन के 8 घंटे के लिए और 40 रुपये दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, अगर उसको लेट बिठाएंगे तो 40 रुपये और देंगे और 80 रुपये उन्हें 8 घंटे के मिलते हैं। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ। और फिर जून में जब वो कपड़े, समर के कपड़े बन के चले जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो फिर काम कम हो जाता है फैक्ट्री में और जो काफ़ी लोग हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर, देयर इज नो वर्क फॉर हर। सो ऐसे ही निर्मला को भी 3 से 4 महीने निकाल दिया जाएगा। 3 से 4 महीने निर्मला के लिए कोई काम नहीं होगा। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस। सो निर्मला जैसे कई लोगों को कैजुअल बेसिस पे रखा जाता है। कैजुअल मतलब काम पड़े तो बुलाने का है और नहीं काम है तो निकाल देने का है, वैसा। दैट इज दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम, ठीक है। सो कैजुअल लेबर्स कौन होते हैं? कैजुअल लेबर्स वो होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम। मतलब आपको काम पे तभी आना है जब आपकी ज़रूरत हो, वरना भाई काम नहीं हो तो आपको भाई बैठे रहने की सैलरी नहीं मिलेगी, आप काम करोगे तो ही सैलरी मिलेगी। They are employed when the employer gets large orders or during certain seasons. At other times of the year they have to find some other work. तो उन्हें काम कब दिया जाता है? They are employed when the employer gets large orders, ठीक है। उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है, they are employed, उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है जब employer gets larger orders or during certain seasons. सो उन्हें काम पे रखा जाता है जब एम्प्लॉयर को कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो, फैक्ट्री के मालिक को कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो या कोई ऐसी सीज़न आई हो, तब उन्हें काम पे रखा जाता है। और बाकी समय, जो ईयर के बाकी समय, उनको निकाल दिया जाता है, उनको कोई और काम ढूंढना पड़ता है। जॉब्स लाइक निर्मलास आर नॉट परमानेंट। तो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब्स परमानेंट नहीं होती हैं, उनकी जॉब्स का कोई भरोसा नहीं होता।
इफ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव। सो ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं, अगर वो कंप्लेन करेंगे कि भाई उनकी सैलरी कम है या उनको अच्छी हाइजीनिक नहीं दी जा रही है, भाई हाइजीन नहीं दिया जा रहा है, उनको ढंग से नहीं रखा जा रहा, तो अगर वो कंप्लेन करेंगे ना तो सीधा उनको बोलते हैं कि जॉब छोड़ दो, दे आर आस्क्ड टू लीव। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। कुछ जॉब सिक्योरिटी नहीं है भाई, आप जॉब की मतलब कभी भी जॉब जा सकती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इफ देयर इज इल ट्रीटमेंट, सपोज आपको कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, आपका जो मालिक है आपके साथ बुरा चल रहा है, तो उसके लिए भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। सो उनसे उम्मीद रखी जाती है कि तुम घंटों घंटों फैक्ट्रीज में काम करो। For example, in the cloth mill units, the workers work on day and night shifts with each shift lasting 12 hours. So अगर हम बात करें क्लोथ मिल यूनिट्स की, क्लोथ मिल यूनिट्स में जो वर्कर्स हैं वो दिन रात काम करते हैं, दिन और रात की शिफ्ट होती है और हर शिफ्ट 12 घंटे चलती है। One worker works on one machine for 12 hours and then is replaced by another on the same machine for the next 12 hours. सो एक वर्कर एक मशीन पे 12 घंटे काम करता है और फिर उसके 12 घंटे पूरे होते हैं तो दूसरा नाइट शिफ्ट वाला आ जाता है और वो बाकी के 12 घंटे वो काम करता है। ठीक है, सो इस तरह से ऐसे होता है इन वर्कर्स का। सो यहाँ देखो आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक स्मॉल वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स? क्यों जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो कैजुअल वर्कर्स क्यों रखती हैं, परमानेंट वर्कर्स क्यों नहीं रखते? बिकॉज दे वांट टू सेव मनी, ऑब्वियसली पैसे बचाने के लिए। सेकेंड, डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशन ऑफ पीपल लाइक निर्मला कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग वर्किंग आवर्स, कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, अर्निंग्स, डेज ऑफ वर्क अवेलेबल। सो वर्किंग कंडीशंस तो आपने देखी ही, वर्किंग आवर्स कितने ज़्यादा हैं। आपने देखा कि भाई तकरीबन उसको 6 के 6 दिन काम करना पड़ता है और कई बार तो 7 दिन काम करना पड़ता है और सुबह 9 से रात के 10 की जॉब है, बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं और पे भी बहुत कम होती है। 8 घंटे के सिर्फ 80 रुपये ही मिलते हैं और 40 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। और कभी और कैजुअली होता है, जब सीज़न चली जाती है उन्हें निकाल दिया जाता है, बीमार होते हैं तो सैलरी नहीं दी जाती है, वैसा ही होता है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ पर आपको लिखने नहीं है, एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। So, would you say that domestic workers like housemaids are also casual workers? Why? Describe the workday of one such woman, detailing the work she does in other people. So, क्या जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं, जो मेड्स होती हैं, काम वाली बाइयाँ होती हैं, वो क्या कैजुअल वर्कर्स होती हैं? वो भी वैसा ही, उनका भी सीजनल रहता है। क्यों? सो डिटेलिंग द वर्क शी डज इन अदर पीपल हाउसेज। सो मेड्स का काम क्या होता है वो लिखना है और उनका कैजुअल है कि नहीं वो लिखना है। सो आई थिंक मेड्स का काम, यस इट इज़ ऑल्सो कैजुअल, दिस इज ऑल्सो कैजुअल वर्क। भाई महीने का तो कोई भर के ना देगा, भाई 1 2 दिन 3 दिन आप छुट्टी का कोई भर के देगा, बट मेड्स को कोई पूरा तो नहीं भर के देगा उनको सैलरी। और दूसरा उनका काम क्या रहता है, तो क्लीनिंग, ठीक है भाई, यूटेंसिल्स, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, डस्टिंग, ठीक है, ये सब काम रहता है। सो यहाँ पे अभी इसी पेज 83 पे ही आप देख रहे हो, यहाँ पे आप कंप्यूटर एंड यहाँ बैठे हैं कुछ लोग। सो क्या कर रहे हैं ये लोग? सो ये सारे काम करने वाले हैं एक कॉल सेंटर के। सो यहाँ देखें आप, वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिग सिटीज। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे कॉल सेंटर्स खुल गए हैं और कॉल सेंटर्स में काम करना अब एक कमाई का नया जरिया बन गया है बड़े बड़े शहरों के अंदर। अ कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज्ड एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग, etc. Call centers are generally set up as large rooms with workstations that include a computer, telephone set, supervisor station. So call centers actually हैं क्या? So call center जो है ये एक centralized office है, मतलब एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है जो कि प्रॉब्लम्स, जो भी लोग अपने प्रॉब्लम्स फ़ोन करके बताते हैं, अपने क्वेश्चंस फ़ोन करके बताते हैं। ये कौन होते हैं लोग? ये कस्टमर्स फ़ोन करते हैं कॉल सेंटर्स में और उनको किन बारे में प्रॉब्लम्स या जानकारी चाहिए होती है,
जो सामान उन्होंने खरीदा है या जो सर्विस उन्होंने ली है, जैसे कि बैंकिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब आपने तो देखा ही होगा, हर चीज का कॉल सेंटर है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, एक आपको कस्टमर केयर नंबर होता है, आप उस पे कॉल करके आप बात कर सकते हो, पर आपको पता ही नहीं है अगला कहाँ से बात कर रहा है। वो शायद आप यहाँ बैठ के बात करो, वो कहीं किसी शहर के कहीं बैठा हो। ठीक है, तो मोस्टली ये कॉल सेंटर वाले मतलब दूर दूर के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, नेशनली इंटरनेशनली। सो ये लोग किस लिए होते हैं? ये लोग इन लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए होते हैं। ठीक है, आपको सपोज कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपने गैजेट लिया, इंस्ट्रूमेंट लिया, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो गई उसको यूज करने में, सो आप तुरंत कॉल सेंटर में फोन कर सकते हैं कस्टमर केयर नंबर पे। एंड वहां आपके सामने वाला पता नहीं आप यहाँ बैठे हो कहाँ बैठा है, पर वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। अपने कंप्यूटर की मदद से सारा डेटा होता है उसके अंदर। सो इस तरह से आप मदद ले सकते हैं कॉल सेंटर्स में। So, call centers are generally set up as a large rooms with workstations that include computer, telephone set, supervisor station। क्या क्या होता है कॉल सेंटर्स के अंदर? कॉल सेंटर्स में आपको कंप्यूटर दिखेगा, टेलीफोन सेट दिखेगा, सुपरवाइजर स्टेशंस। इंडिया हैज बिकम अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉरेन कंपनीज। सो इंडिया एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है, खाली इंडियन कंपनीज के लिए भी नहीं, फॉरेन कंपनीज के लिए भी एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। They set up call centers here as they can get people who can speak English। So ये लोग यहाँ कॉल सेंटर सेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया में दो कारण हैं। लोग इतने सारे कॉल सेंटर्स क्यों खुले हैं इंडिया में इतने सारे कॉल सेंटर्स क्यों खुले हैं? मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आंसर सिंपल है, दो रीजन है। पहला रीजन है दे सेटअप फॉरेन कंपनीज। कौन सेटअप करता है? फॉरेन कंपनीज। इंडिया में ये जो कॉल सेंटर्स का चलन है कौन लाया? फॉरेन कंपनीज लाई हैं। सो इंडिया हैज बिकम अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉर फॉरेन कंपनीज। ज्यादा से ज्यादा कॉल सेंटर्स इंडिया में ही खोले जा रहे हैं। और कारण क्या है? इवन इंटरनेशनली फॉरेन कंपनीज भी भाई फॉरेन कस्टमर्स को भी यहाँ डाइवर्ट करती हैं। क्यों? सो रीजन है दे सेट अप कॉल सेंटर्स हेयर एज दे कैन गेट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। एक तो सबसे पहला कि इंडिया में आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, पहला कारण ये है। दूसरा, एंड विल वर्क फॉर लोअर वेजेस। यहाँ पे जो वेजेस है कम सैलरीज में भी लोग काम कर लेते हैं, और फॉरेन में आपको मतलब अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ती है, तो उनको यहाँ इंडियन से सस्ते पड़ते हैं। इसलिए जो फॉरेन कंपनीज हैं इंडिया के कॉल सेंटर्स को हायर करती हैं अपने कस्टमर केयर के लिए। सो यहाँ ये कॉल सेंटर के बारे में था। तो कॉल सेंटर अभी एक बूमिंग इंडस्ट्री है, मतलब ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो जा रही है, बहुत ज़्यादा तरक्की करे जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीज़ में लोग हैं जिनके पास डिग्री वगैरह थोड़ी बहुत होती है और उनको तुरंत जॉब के लिए जाना होता है, तुरंत कॉल सेंटर में चले जाते हैं। और नौकरियां भी बहुत सारी होती हैं कि इतनी ज़्यादा फॉरेन कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उनको नौकरी भी आसानी से मिल जाती है। सो अब हम देखेंगे इन द ऑफिस एरिया। सो इन द ऑफिस एरिया माय आंट सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। अब यहाँ पे ऑफिस के बारे में कोई बता रहा है, तो इन द ऑफिस एरिया माय आंट सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। We thought we would get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there in time। So अब वो बता रही है कजिन कि भाई जो मेरी आंटी है जिसका नाम है सुधा, वो मार्केटिंग मैनेजर है एक जगह, और उसने हमको बोला था कि हम उसके ऑफिस 5:30 बजे से पहले पहुंच जाएं। तो हमको लगा हम लेट ना हो जाएं, इसलिए हमने इस बारी ऑटो रिक्शा की, और ऑटो रिक्शा की वजह से हम लोग टाइम से पहुंच गए। हर ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स। तो उसकी जो आंटी थी सुधा, उसका ऑफिस एक ऐसी एरिया में था जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। देयर वर 100 of people coming out, some headed for car park while others went towards the row of buses। सो बोले उस टाइम 100 से ज़्यादा लोग निकले, और कोई कार पार्किंग में गया, कार में अपनी कार निकालने, और कुछ लोग बसेस की तरफ गए। माई आंट इज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर बिस्किट्स।
सो बता रही है कि जो मेरी आंटी है वो एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। मेरी आंटी एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और उस कंपनी में बिस्किट्स बनाए जाते हैं। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी। वो बता रही है कि फैक्ट्री जिसमें बिस्किट्स बनाए जाते हैं वो शहर से बाहर है। शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन हु ट्रेवल टू। सो उसकी आंटी का काम क्या है, उसकी जो सुधा नाम है जिनका, तो उनका काम है वर्क को सुपरवाइज करना, मतलब उन सारे जो काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, उनके काम को देखना। हु ट्रेवल, अच्छा सेल्स पर्सन को, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर है मतलब मार्केटिंग से जुड़ी हुई ना। सो इनका काम क्या है, शी सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ 50 सेल पर्सन्स, मतलब जो 50 सेल्स पर्सन है, मतलब 50 लोग जो बेचने जाते हैं सामान। हु ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, जो अलग अलग सिटी के पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम। इनका काम क्या है, ये लोग शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, ये 50 लोग अलग अलग शॉपकीपर्स के पास अलग अलग एरियाज में जाते हैं और उनसे ऑर्डर लेके आते हैं और फिर ऑर्डर लेके उनको सामान भिजवाते हैं और उनसे पेमेंट कलेक्ट करते हैं। शी हैज डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 रीजन एंड वंस इन अ वीक शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन। सो ये सुधा जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने क्या किया है, उसने पूरी सिटी को, मतलब अपने पूरी सिटी को 6 भागों में डिवाइड किया है और उसने मतलब 6 सेल्स मैनेजर रखे हैं हर रीजन में और एक बारी हफ्ते में वो एक एक जने से मिलती है। शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कसेस प्रॉब्लम्स दे फेस। वो क्या करती है, वो उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो चेक करती है और जो भी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं उन्हें डिस्कस करती है। She has to plan the sales in the entire city and often has to work late and travel to different places. जो सुधा है जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, उसको पूरे सिटी का सेल्स प्लान करना होता है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर वो पूरी सिटी की है तो उसे, मतलब बिस्किट फैक्ट्री में है ना, तो उसको पूरा सेल देखना पड़ता है सिटी का और उसको बहुत देर तक काम भी करना पड़ता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और उसको बहुत ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है। ऑब्वियसली मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग रिलेटेड जॉब होता है तो ट्रैवल करना ही पड़ता है, भले कोई औरत हो या आदमी हो। शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी। जो सुधा है जो कि उसकी आंटी है बोल रही है, उसको रेगुलर सैलरी मिलती है हर महीने और एक परमानेंट वर्कर है उस कंपनी की और शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो ये जॉब है लंबे समय तक करना चाहती है। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स द अदर बेनिफिट सच एज द फॉलोइंग। बोले क्योंकि वो उस कंपनी की परमानेंट वर्कर है, सुधा परमानेंट वर्कर हुई ना, मतलब मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर परमानेंट है। सो उसको क्या क्या फायदे हैं। सो पहला, परमानेंट वर्कर के फायदे क्या हैं। सो बेनिफिट्स फायदे क्या है। पहला फायदा सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, बुढ़ापे के लिए सेविंग हो जाती है। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज कैप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट, मतलब क्या होता है, उसकी सैलरी से कुछ हिस्सा काट के रखा जाता है गवर्नमेंट के पास। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग्स, और उसे इन सेविंग्स पे इंटरेस्ट मिलेगा। When she retires from this job, she will get this money and she can live on that. और जब वो रिटायर हो जाएगी तो उसे ये पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा और वो इस पैसे पे पूरी जिंदगी, अपनी आगे की जिंदगी निकाल पाएगी। तो कैसे, सेविंग्स फॉर ओल्ड एज। पहला फायदा, अगर आप कहीं पे परमानेंट जॉब है, मतलब आपकी जॉब परमानेंट है, कभी छूटेगी नहीं, तो फायदा क्या है, सेविंग्स होंगी आपके बुढ़ापे के लिए। मतलब कंपनी हर महीने आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काटेगी और वो गवर्नमेंट के पास जमा करेगी और गवर्नमेंट से आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट उस पैसे पे लगता जाएगा और फाइनली जब आप रिटायर होंगे तो आपको हर महीने वही मिलेगा। तो आप एक तरह से आप क्या कर रहे हो, आप अपना बुढ़ापे के लिए सेविंग कर रहे हो। हॉलीडेज, उसे हॉलीडे भी मिलती है। दूसरा फायदा, परमानेंट वर्कर का दूसरा फायदा होता है हॉलीडे मिलना, छुट्टी मिलना। She gets off on Sundays and national holidays. She also gets some days as annual leave. संडे को छुट्टी मिलती है, नेशनल हॉलीडेज जो भारतीय त्यौहार हैं तब छुट्टी मिलती है और उसे कुछ दिन एनुअल लीव भी, मतलब सालाना भी छुट्टियां मिलती हैं। तो ये दूसरा फायदा हुआ।
और तीसरा फायदा है मेडिकल फैसिलिटीज, उसे मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं अपने परिवार के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज में हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेंबर। शी गेट्स मेडिकल लीव इफ शी फॉल्स इल एंड हर सैलरी इज नॉट कट इफ शी टेक द लीव। मतलब उसको मेडिकल लीव भी दी होती है कंपनी ने, तो वो लीव लेती है तो उसकी सैलरी नहीं कटती है। और दूसरा, अगर कोई उस पर मेडिकल खर्चा आ जाता है उसके घर पे या उस पे, उसके घर वालों पे या उस पे, तो कंपनी थोड़ा सा बिल भर देती है। ठीक है, तो ये फायदे हैं एक परमानेंट वर्कर के। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। दिस इज मी और ऋषिका मैम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि मैंने जो भी पॉइंट्स आपको टिक कराई, जस्ट राइट देम प्रॉपरली इन योर नोटबुक। मैंने आज डिस्कस किया ये चैप्टर, आज पेज 84 तक हमने डिस्कस किया है। सो आप सारा पेज 84 तक जितना भी हमने पॉइंट टिक की वो लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही डिस्कस किए थे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।